नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश कुमार के इस्तीफा दिए जाने के संकेत की, अमित शाह के लगातार बढ़ते हुए मुश्किलों की, सीरिया और यमन में बढ़ रहे युद्ध की और यमन के साथ इजराइल के बीच बढ़ते हुए युद्ध की। शुरुआत करते हैं आज की इससे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। नीतीश कुमार लगातार नाराज चल रहे हैं और वो केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनसे भी वो नाराज चल रहे हैं। और तो इन्होंने बाकायदा बगावत भी शुरू कर दिया है और बाकायदा खुले तौर पर वो केंद्र सरकार और प्रदेश के जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से है, उससे भी नाराज चल रहे हैं और उसके खिलाफ लगातार आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। 2 दिन पहले ये बात सामने उस समय आई थी जब एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें अ, अमित शाह के जो बयान उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर दिया था, उसको लेकर भी कुछ चर्चा करनी थी। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होनी थी, लेकिन उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने भागीदारी नहीं किया और वो बहाना बना के कि तबीयत खराब है, ये बहाना बना के वो नहीं गए। इसी प्रकार से शिंदे जो एकनाथ शिंदे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल है जो महाराष्ट्र में है, वो भी नहीं आए। वो आना भी नहीं था क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है, नाराज़ तो चल ही रहे हैं, क्योंकि पहले वो मुख्यमंत्री थे, अब उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। बहरहाल बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अब जिस तरीके से वो लालू यादव के लगातार संपर्क में हैं, उनसे करीबी बढ़ जो दूरियाँ थी वो फिर करीबी बढ़ रही है और बीजेपी से उनकी दूरियाँ बढ़ रही हैं। और कल शाम में एक बात सामने आई थी कि वो इस्तीफा देने वाले हैं और इसके लिए वो घर से निकले भी थे, हालाँकि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। लेकिन देखना ये होगा क्या आने वाले 1-2 दिनों में क्या वो इस्तीफा देते हैं और जो विधानसभा है उसको भंग कर देंगे और फिर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग करेंगे। बहरहाल नीतीश कुमार ने अमित शाह के खिलाफ भी पूरी तरह से मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर के अपमान किया है, उनके ऊपर टिप्पणी किया है, वो सही नहीं है, बस सही उचित नहीं है और इसके लिए उन्हें खुलेआम माफ़ी मांगनी होगी और अपने पद से भी उन्हें इस्तीफा देना होगा। बहरहाल अभी जो अगर देखा जाए तो अमित शाह पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और ना ही उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कोई किसी तरह का कोई बयान जारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए, जो कि आमतौर पर साधती भी है। वहीं अगर बात किया जाए, एक दिन पहले जो घटनाक्रम बिहार में हुआ है, लगातार चूँकि वहाँ के छात्र-छात्राएँ जो हैं, जो बीपीएससी के हैं, वो भी लगातार धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और खान सर भी उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने कह दिया कि अगर 1 जनवरी तक बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसको रद्द नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। बहरहाल इस सारे बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए नीतीश कुमार को लगने भी लगा है कि अब उनकी जो ज़मीन है वो खिसकने वाली है, कि अगर अभी नहीं बोले तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी और शायद इसी को भांपते हुए उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से बगावत का मूड बना लिया है। वहीं अमित शाह की बात किया जाए तो अमित शाह बाबा भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी करके फँस गए हैं, चारों तरफ से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है। खास तौर से जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा अभी तक सिर्फ राजनीतिक दल ही थे, जो प्रमुख पार्टियां ही थी वही इनके खिलाफ मोर्चा खोले थे, लेकिन अब आम जनता भी ने भी मोर्चा खोल रखा है और भारी संख्या में सड़क पर उतरने लगे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आम जनता भी किसी के इस प्रकार की टिप्पणी के खिलाफ आवाज बुलंद करती हुई नजर आ रही हो। खासतौर से दलित पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई किए जाने की भी मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्र सरकार से भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। वो जैसे चाहेंगे वो अपनी मांग को पूरा कराएंगे, लेकिन अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाए तो वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा कैसे, अपने समर्थन वापस ले सकते हैं। इस्तीफा कहाँ देंगे, वो तो मुख्यमंत्री है ही, उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। बात किया जाए अगर सीरिया और मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त जंग का माहौल है, कहीं से जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल लगातार सीरिया में दमिश्क की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो वहीं यमन ने इजराइल की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। एक तरफ जहाँ इजराइल के द्वारा यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी, तो वह एक तरफ जहाँ एयर स्ट्राइक हुए थे, वहीं दूसरी तरफ हूथी ने बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमला इजराइल पर किया, जिससे पूरा इजराइल कांप उठा। और वहाँ के जो एक बड़ा पेपर है उसने कहा, इस बात को भी लिखा है कि उसके लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो बंकर में छुपने के लिए मजबूर हुए हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि हूथी लगातार हमला और तेज करेगा। हूथी ने कहा भी है
कि चाहे उसके ऊपर एटम बम पटक दिया जाए, लेकिन वो फ़लस्तीन का साथ नहीं छोड़ेगा और वो लगातार इज़राइल के ऊपर हमला करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर रणनीति की बात देखा जाए करें तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखें, जिस समय हिज़्बुल्लाह से लगातार इज़राइल का जंग चल रही थी, उस समय हूथी इक्का-दुक्का ही हमले कर रहा था और हूथी का जो हमला था वो बहुत संयमित तरीके से था। अब जबकि हिज़्बुल्लाह से समझौता हो चुका है, सीज़फायर चल रहा है इज़राइल तो अब हूथी जो है, वो तेज़ी के साथ हमला कर रहा है। अब इसको आप अंदाज़ा लगाइए कि जब एक हिज़्बुल्लाह ने जंग शुरू तेज़ किया था तो हूथी धीमा पड़ गया था, जब हूथी ने जंग तेज़ किया है, तो हिज़्बुल्लाह धीमा है। इसका मतलब ये है कि रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है और अगर इसमें ईरान का बड़ा हाथ माना जा रहा है, ईरान ये कहा जा रहा है कि ईरान ने ही हूथी को हथियार उपलब्ध कराया, हालाँकि ऐसा है नहीं बल्कि हूथी को चीन, उत्तर कोरिया, रशिया और ईरान हर तरीके से वहाँ पे उसको हथियार उपलब्ध हुआ है। जिस तरह से इज़राइल में लगातार धमाके हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हूथी की तरफ से दागे जा रही है, उससे इज़राइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। हालाँकि इज़राइल हमेशा की तरह यही कहता आया है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर हमले की बात की जाए तो सीरिया पे जो हमला किया इज़राइल ने, वो भी अमेरिका की मदद से किया था और अब उसने जो हमला किया यमन के ऊपर स्ट्राइक किया, वो भी अमेरिका की तरफ से ही किया है। ये अमेरिका के समर्थन से ही किया है। हालाँकि जो बाइडेन जो हैं वो लगातार ट्रम्प के जो नीति है उसके विपरीत चल रहे हैं, इससे ट्रम्प भी नाराज़ चल रहे हैं और 20 जनवरी के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि ट्रम्प युद्ध को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.